यह शायद अब तक की सबसे निर्दयी और अमानवीय जेल थी। यहाँ के कैदी सिर्फ भूख नहीं झेलते थे, बल्कि कई बार जिंदा रहने के लिए इंसानियत की सारी सीमाएं तोड़ने तक पर मजबूर हो जाते थे। इस खड़ी गहरी जेल की व्यवस्था ऊपर और नीचे के लोगों के बीच की दूरी को साफ दिखा देती थी, एक ऐसी दूरी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता। इस सिस्टम ने इंसान की अच्छाई और बुराई दोनों को बिल्कुल नंगा कर दिया था। फिल्म के दूसरे हिस्से में भी वही 333 मंजिलों का वर्टिकल गड्ढा था और वही नीचे की ओर जाता हुआ प्लेटफॉर्म जिस पर खाना रखा होता है। लेकिन इस बार नियम पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। अब हर कैदी जेल में आने से पहले अपनी पसंद का एक खाना चुन सकता था और एक निजी सामान अपने साथ ला सकता था। इसी जेल में आता है मोटू, जिसे आगजनी के आरोप में यहां डाला गया था। किस्मत से उसे रखा गया 24वें लेवल पर, जिसे ऊपर की ओर माने जाते अच्छे लेवल में गिना जाता है। लेकिन नया नियम यह था कि हर कैदी सिर्फ वही खाना खा सकता था जो उसने आने से पहले चुना था। मोटू ने अपने लिए पिज्जा चुना था, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म ऊपर की मंजिलों से गुजरकर नीचे आता, ऊपर वाले उसका आधा से ज्यादा खाना पहले ही खा जाते। इससे मोटू का गुस्सा सिस्टम पर बढ़ता गया। उसे लगता था ऊपर वाले नियम तोड़ें तो कोई सजा नहीं और नीचे वालों से उम्मीद है कि वे नियमों का पालन करें। इसी गुस्से में उसने नीचे वालों का खाना उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत रोक लिया गया। इस जेल में अब दो बड़े गुट बन चुके थे। एक था मध्य स्तर वालों का गुट, जो सिर्फ अपना खाना लेते थे ताकि सबको बराबर मिले, और दूसरा था जंगली गुट, जो किसी नियम को नहीं मानता था। दीपक, जो उसका मंजिल साथी था, चाहता था कि मोटू नियम माने, नहीं तो दोनों को कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन मोटू नहीं सुन रहा था और चिकन लेग खाने ही वाला था कि करण ने उसे रोक लिया। करण ने अपने हिस्से का कोरोकेट उसे दे दिया। मोटू ने अनिच्छा से वहीं खाया, लेकिन मन में उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। इसी बीच जेल का अगला कठोर नियम सामने आया। प्लेटफॉर्म के नीचे जाने से पहले हर किसी को अपना खाना खत्म करना था। बचा हुआ खाना होना जानलेवा सजा को न्योता देना था। मोटू बार बार यही पूछता रहा कि ऊपर वालों ने उसका पिज्जा खा लिया, फिर उन्हें कोई सजा क्यों नहीं। 24वीं मंजिल के लोग बताते हैं कि ये नियम प्रबंधन के नहीं है, बल्कि निष्ठावान गुट के अपने बनाए नियम है। और ये भी कि इस महीने वह ऊपर है, लेकिन अगले महीने उसे नीचे की कई मंजिलों पर फेंक दिया जा सकता है। प्लेटफॉर्म नीचे गया। करण और मोटू ने बातचीत शुरू की। करण पहले एक कलाकार था। उसने हिंसक जानवरों की मूर्तियों की एक प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें हुई एक दुर्घटना में एक बच्चा मर गया था। कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, लेकिन उसके भीतर का अपराध बोध उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। इसी पछतावे को लेकर वह खुद इस जेल में आया था। अचानक लाल अलार्म बजा और प्लेटफॉर्म 44वीं मंजिल पर अटक गया। इससे खाना बराबर तरीके से नहीं बंट पाया। ऊपर वालों ने घोषणा की कि मंजिलों की संख्या मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि सबको उनका खाना मिले। 21वीं मंजिल ने आज नियम तोड़ा है, इसलिए कल 19वीं और 20वीं मंजिल को नीचे भेजा जाएगा ताकि वे उनका खाना बचा सकें। इसी तरह 42वीं और 43वीं को भेजा जाएगा 44वीं पर उनकी रक्षा के लिए। अगले दिन सच में 21वीं मंजिल पर लड़ाई शुरू हो गई। नीचे वाले इसे देखकर चीख रहे थे। प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता गया। ऊपर वालों ने कहा कि अगर 22वीं मंजिल लड़ाई नहीं रोक पाई तो 23वीं को भेजा जाएगा, और इसी तरह नीचे नीचे तक सबको लगना पड़ेगा। तभी मोटू डर गया। करण ने उसे संकेत दिया कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। उसने बिस्तर की लकड़ी तोड़ी और कहा, मैं तुम्हें पिज्जा दे दूंगा, बस नुकसान मत पहुंचाना। ग्रीन लाइट लगी। प्लेटफॉर्म नीचे गया, लेकिन ऊपर कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ एक लाश नजर आई जिसे मार दिया गया था। प्लेटफॉर्म जैसे ही रुका, 22वीं मंजिल का दीपक लाश के साथ नीचे कूद पड़ा, लेकिन ऊपर बिखरा खाना साफ न होने की वजह से तापमान बढ़ना शुरू हो गया। दीपक की साथी मोटी औरत गर्मी सहन न कर पाई और चिल्लाते हुए नीचे गिर गई। उसकी चर्बी आग पकड़ती गई। करण ने तुरंत चादर फाड़ी और आग बुझाने में लग गया। मोटू खड़ा रह गया, सहम गया। आग बुझ गई, लेकिन औरत मर चुकी थी। दीपक अभी भी लड़ते हुए नीचे वाले अपराधी से भिड़ा था। वह हार रहा था। करण ने आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश की। मंजिल का तापमान अब तेजी से गिरने लगा था। दीपक ने चिल्लाकर कहा कि खाना तुरंत हटाओ, नहीं तो सब ठंड से मर जाएंगे। करण और मोटू ने जल्दी से खाना हटाया। भय और सदमे में डूबे दोनों पहली बार इस तरह की सजा को करीब से देख रहे थे। मोटू कुछ कहने ही वाला था कि दीपक ने उसे डांटकर चुप करा दिया। करण ने दीपक को बताया कि उसका रूममेट मर चुका है और पूछा कि अब अपराधी के साथ क्या किया जाए। दीपक ने जवाब दिया कि वह अपराधी को साथ लेकर नीचे का रास्ता तय करेगा। जब तक कि दीपक नीचे के अपराधी को लेकर तब तक आगे बढ़ना चाहता था जब तक वे उस व्यक्ति तक न पहुंच जाएं जिसे सूचक कहा जाता था। वह आदमी जिसने कभी गुरु से मुलाकात की थी और जिसके अनुभवों पर इस जेल की सारी कानून व्यवस्था बनी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह सूचक अब तक जीवित भी है या नहीं। दीपक के आने से पहले गुरु के बारे में एक उम्मीद भरी खबर फैल चुकी थी। कहा जाता है कि उसने बिना किसी भोजन के इस जेल की सबसे निचली मंजिल पर पूरा 1 महीना जिंदा बिताया था, और जब वह एक दूसरी मंजिल पर जागा
जहां भी खाना नहीं पहुंचता था तब उसने अपनी ही टांग का मांस काट कर उन लोगों को खिलाया जो मौत के कगार पर थे। उसके इस बलिदान की कहानी जल्दी ही हर मंजिल पर फैल गई और लोग एकजुट होने लगे। नियम, व्यवस्था और बराबरी की बातें फिर से उठने लगी। लेकिन इस बदलाव की कीमत कई लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। रात होने पर मोटू का व्यवहार और कठोर हो गया। भूख ने उसे हद तक तोड़ दिया था। उसने वह खौफनाक ख्याल कह दिया कि नीचे पड़ी लाश तो पहले ही जल चुकी है और उसे खाया जा सकता है। कर्ण ने तुरंत रोकते हुए कहा कि गुरु ने अपने बलिदान से जो रास्ता दिखाया है, उसके बाद इंसानखोरी कानून के खिलाफ है। मोटू भड़का और बकने लगा कि हर दिन एक नया नियम क्यों निकल आता है। अचानक उसने लाश को उठाया और गड्ढे में नीचे फेंक दिया। तेजी से गिरते हुए वह शरीर टुकड़ों में बिखर गया और नीचे के अंधेरे में गायब हो गया। और जैसे ही वह नीचे पहुंचा, अंधेरे में छिपे अनजान जीवों ने उसे चंद सेकंड में चीरकर खा डाला। अगले दिन प्लेटफॉर्म 24वीं मंजिल पर आया। खाना भरपूर था। मोटू ने अपना पसंदीदा पिज्जा उठाया। तीनों अपने अपने खाने में लग गए। तभी दीपक ने अचानक एक चॉकलेट उठाई और पूरी की पूरी कूड़ेदान में उलट दी। मोटू और करण दोनों हैरान रह गए। दीपक ने बताया कि यह खाना उन लोगों का है जो मर चुके हैं और उनकी मौत को कोई इनाम नहीं बनाना चाहिए। उसने दोनों को यह जिम्मेदारी भी दी कि आगे जब भी ऊपर वालों में कोई मरे, उसका खाना इसी तरह फेंक देना है। खाना बिल्कुल सुरक्षित हालत में यहाँ पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था बनाए रखने का एक ही तरीका है। चाहे तो वे मर चुके व्यक्ति के हिस्से का खाना अपने हिस्से से बदल सकते हैं, लेकिन अपना खाना रखना मना होगा। इसके बाद दीपक ने अपराधी की लाश को उठाया और मेज पर रखा। फिर लोहे की छड़ से उसकी खोपड़ी पर वार किया। वह चाहता था कि 44वीं मंजिल पर पहुंचने से पहले सूचक का कोई निशान मिल जाए। नीचे प्लेटफॉर्म जाने से पहले उसने मोटू और करण को सख्ती से कहा कि वे कानून का पालन करें और हर नियम का सम्मान रखें। तीसरे दिन प्लेटफॉर्म आया। मेज अभी रुका भी नहीं था कि मोटू पिज्जा पर टूट पड़ा। तीनों ने अपना अपना खाना जल्दी खत्म किया। करण ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऊपर वालों के मृत साथियों का खाना फेंक देना तय किया, लेकिन मोटू ने चुपके से मेज पर रखी बेली पोर्क की एक मोटी परत उठा ली और खा गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटा सा कौर उसकी मौत का कारण बनने वाला है। अगले कुछ दिनों में नियमों का पालन करते हुए करण और मोटू थोड़ा थोड़ा करीब आए। मोटू उसके कपड़े उठाने में मदद करता और करण उसके पीठ के बाल साफ कर देता। छोटे छोटे काम दोनों की जिंदगी में थोड़ी राहत लाते और इस बेरहम जेल में कुछ पल के लिए इंसानियत लौट आती। करण ने मोटू से पूछा कि वह आखिर यहाँ आया कैसे। मोटू पहले गणित का शोध करता था, लेकिन -1 के स्क्वायर रूट की समस्या उसे इतना परेशान कर गई कि उसे लगा उसकी सोच ब्रह्मांड की सच्चाई से मेल नहीं खाती। धीरे धीरे वह गणित से नफरत करने लगा। फिर उसने नौकरी छोड़ी, पत्नी और परिवार से दूरी बना ली, मानसिक हालत बिगड़ गई और जिंदगी से नफरत में उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की। परिवार ने उसे बचा लिया, लेकिन कानून ने उसे नहीं छोड़ा। उसे आगजनी के अपराध में इसी जेल में डाल दिया गया। चौथे दिन वे 180वीं मंजिल पर पहुंचे। यहाँ खाना आना लगभग असंभव था। ऊपर की मंजिलों से आवाजें आने लगी। लोग कह रहे थे कि जब प्लेटफॉर्म आएगा वे किसी के साथ नहीं बांटेंगे और सारा खाना खुद ही खा जाएंगे। मोटू टूट चुका था। करण ने उसे संभालते हुए कहा कि हर महीने व्यवस्था थोड़ी सुधर रही है और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मोटू बार बार चाहता था कि काश सब लोग दीपक की तरह नियम मानते तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता। तभी ऊपर से खबर आई कि प्लेटफॉर्म 169वीं मंजिल पर अटक गया है। इसका मतलब था कि 180वीं मंजिल पर इस महीने भी भूख ही मिलेगी। प्लेटफॉर्म आखिर नीचे आया, लेकिन खाली। खाना बस नाम का भी नहीं बचा था। बर्तन तक चाट लिए गए थे। आने वाले कई दिनों तक भी यही हाल रहा। भूख से दोनों की हालत बिगड़ने लगी। करण ध्यान भटकाकर खुद को संभालता, लेकिन मोटू गहरे अवसाद में चला गया। उसने अपने कपड़े तक जला दिए और शरीर ताप में झुलसने लगा। करण ने उसे रोका, लेकिन मोटू तेज खांसने और उल्टी करने लगा। तभी ऊपर से अचानक एक इंसानी सिर गिरा। करण डर गया। ऊपर वालों का दावा था कि यह सूचक ने किसी जंगली कैदी को सजा दी है, लेकिन मोटू भी 24वीं मंजिल पर मरे हुए साथी का खाना चुपके से खा चुका था। ये खबर फैल चुकी थी और उसकी मौत भी तय मानी जा रही थी। रात में मोटू गड्ढे के किनारे खड़ा रहा, हाथ में लाइटर लिए। उसे पता था कि भूख न भी मारे तो सूचक की सजा से वह नहीं बचेगा। उसे अफसोस था कि उसने नियम तोड़कर करण को मुश्किल में डाल दिया। वह चाहता था कि काश सब कुछ दोबारा शुरू हो सकता। उसने लाइटर जलाया और तौलिया में आग लगा दी। करण चीखने लगा, लेकिन मोटू आग में लिपटकर नीचे कूद गया। जलता हुआ उसका शरीर रोशनी की एक गेंद बनकर नीचे गिरता चला गया। नीचे वालों ने इसे सूचक की दी हुई सजा समझकर जश्न मनाया। कई लोगों ने उस पर चीजें फेंकी। मोटू सबसे नीचे गिरा और खत्म हो गया। जब करण फिर जागा, वह खुद को 51वीं मंजिल पर पाया। उसके साथ एक नई कैदी थी, एक अकेली, एक हाथ वाली लड़की। ऊपर की तरफ से ऐलान हुआ कि 71वीं मंजिल तक इस बार सिर्फ निष्ठावान और नए लोग रखे गए हैं और अब देखा जाएगा कि वे नियमों का पालन कैसे करते हैं। प्लेटफॉर्म नीचे आने लगा। करण को महसूस हुआ कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है।
उन्होंने उन लोगों को डांट लगाई जो अपना नहीं बल्कि दूसरों का खाना खा रहे थे। ऊपरी मंजिलों से सूचना आई कि 2 नए कैदियों ने नियम मानने से इनकार कर दिया है। एक 46वीं मंजिल पर है और दूसरा उससे भी ऊपर। लेकिन नियम तोड़ने वालों का फैसला बहुत जल्द किया जाएगा। इसी दौरान मीना ने अपने खाने की प्लेट में देखा। उसका खाना किसी ने पहले ही